हेलो दोस्तों हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और हम ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुके हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, क्राइम का मीनिंग, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये टॉपिक हमने कर लिया है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से हैं, आप बीई, एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपको बीएनएस 2023 या फिर लॉ ऑफ क्राइम 1 का अगर पेपर है, अगर सब्जेक्ट है, तो ये टॉपिक बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की हमारी वीडियो में हम बेसिकली जुरिस्डिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस बोल दीजिए या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ बीएनएस बोल दीजिए, अर्थात बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, क्या क्या चीज़ें कवर करती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करूंगा। इवन आपका यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस है, जिसको आपने इतना प्यार किया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है, सभी ने वीडियो को लाइक किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में आपके ही यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करूँगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं जुरिस्डिक्शन और एप्लीकेबिलिटी की बात करूं बीएनएस की, तो मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से। जो भी बोलूंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर मैं जुरिस्डिक्शन या फिर एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, तो पहले आप सिंपली इंट्रोड्यूस कर दीजिए टॉपिक को। आप बता दीजिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है, ये बेसिकली डिफरेंट क्राइम की डेफिनेशंस प्रोवाइड करवाता है। उन क्राइम के होने के बाद उनके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो भी बीएनएस में बताया गया है। बीएनएस एक प्रकार का सब्सटेंटिव लॉ है। हमारे देश में जो बीएनएस है, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इससे पहले इंडियन पिनल कोड 1860 था। ये साक्ष्य आप लिख सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात करता हूं मैं, जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस। तो पहले तो हम जुरिस्डिक्शन का मतलब समझेंगे। बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस or applicability of BNS, we will study या we will understand the meaning of jurisdiction। अगर मैं jurisdiction की सिंपल सी बात करूं, तो jurisdiction का मतलब होता है पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर द केस एंड डिसाइड द केस। jurisdiction ये होता है। jurisdiction मतलब दायरा। jurisdiction means पावर और अथॉरिटी। Jurisdiction means power or authority of any court to hear and decide the matter. Decide the matter बोल दो या decide the legal controversy बोल दो। मतलब jurisdiction मतलब यही है कि किसी भी केस को सुनना, उसे डिसाइड करना, ये jurisdiction होती है। अगर मैं jurisdiction की बात करूं, ये 2 प्रकार की हो सकती है। अगर मैं जुरिस्डिक्शन की बात करूं, तो ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब अगर मैं बीएनएस की बात करूं या मैं बीएनएस की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, तो इसकी जुरिस्डिक्शन भी 2 प्रकार की है। एक तो है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर मैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करूं, तो जो बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 है, वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। और जो बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 है, 1 सब सेक्शन 5 है, ये दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो ये दोनों सेक्शन जो है, एक सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 और दूसरा सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 और 5, ये 2 वाले, ये वाला इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। तो ये आपको अच्छे से लिखना है। अब मैं पहले आपको समझाऊंगा इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3, 4, 5 में आते हैं। पर इससे पहले हम सेक्शन 1 को भी थोड़ा देख लेते हैं, ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन 1 जो है ये बेसिकली शो टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है। यहाँ पर आपको लाइट पड़ रही होगी, मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको लग जाएगा पता। तो सेक्शन पहले मैं बात करूंगा सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 का। अगर आपके पास बेयर एक्ट है बीएनएस का, आप वहां भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस जो एक्ट है, ये एक्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इस एक्ट का नाम क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। जो सब सेक्शन 2 है सेक्शन 1 का, ये बताता है कि ये भारतीय न्याय संहिता कब लागू होगी या कब लागू हुई। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इट शैल केम इनटू फोर्स, इट शैल केम इनटू फोर्स, ये उस तारीख को फोर्स आएगी ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। मतलब ये संहिता उस तारीख को लागू हो जाएगी जो तारीख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या तारीख निकाली थी? 1 जुलाई 2024। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया। ये उस तारीख दिन से लागू हो जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के डिसाइड करेगी। इवन आगे बोला हुआ है एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द संहिता। इवन ये बोला हुआ है कि पूरा का पूरा बीएनएस अगर एक बार में लागू नहीं करना है तो कुछ प्रोविजन चाहे तो गवर्नमेंट अलग अलग डेट से भी लागू कर सकती है। कुछ एक तारीख को लागू कर दिया, कुछ एक को कर दिया। तो 1 जुलाई 2024 से सारा बीएनएस लागू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सेक्शन है सेक्शन 106 सब सेक्शन 2। ये सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 है, ये 1 जुलाई 2024 को लागू नहीं हुआ था। जब पूरी बीएनएस लागू हुई थी ये उस टाइम लागू नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि गवर्नमेंट चाहे तो पूरा का पूरा बीएनएस एक बार में लागू कर दे या चाहे कुछ प्रोविजन एक बार में लागू कर दे, कुछ बाद में भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने सारा बीएनएस 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया, पर यह प्रोविजन बीएनएस का लागू नहीं किया था जब पूरी बीएनएस लागू हुई। ये तो बात आ गई सेक्शन 1 क्लोज 1 की और 2 की। अब हम मेन बात करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 जो है ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है। दिस सेक्शन डील्स विद द इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अभी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती क्या है? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, दिमाग में रख लो। इंट्रा मतलब अंदर, टेरिटोरियल मतलब जमीन टेरिटरी, जुरिसडिक्शन मतलब पावर। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि अपनी टेरिटरी के अंदर पावर, अर्थात जो हमारी बीएनएस है वो हमारी कंट्री के अंदर, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे बीएनएस अप्लाई होगा ही होगा। अगर कोई क्राइम मान लो हिमाचल में हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, तो सभी जगह बीएनएस ही अप्लाई होगी। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 बोलता है। ये क्या बोलता है? अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप लैंग्वेज देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। ये बोलता है सेक्शन, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, हर बंदा लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत। संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता के लिए अंडर वो लाइबल होगा, एंड नॉट अदरवाइज, और ऐसे नहीं होगा, इसी संहिता के अंतर्गत होगा और किसी लोग के अंदर नहीं होगा। फॉर एवरी एक्ट, हर प्रकार के एक्ट और ओमिशन के लिए, जो कि एक्ट और ओमिशन क्या है? कंट्रेरी टू द प्रोविजन है। प्रोविजन कौन? इस हमारे बीएनएस के अगेंस्ट है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट कोई कार्य करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो वो व्यक्ति इसी संहिता के अंतर्गत लायबल होगा और अन्य लोग के अंदर लायबल नहीं होगा, इसी संहिता के अंदर लायबल होगा। आगे लिखा ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब देखो स्टूडेंट्स,
यहाँ मैं स्टार्टिंग से बोलूंगा, बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा बाद में लाइन का मतलब क्या हुआ। यहाँ बोला गया एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एवरी पर्सन का मतलब है इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन एंड आल्सो फॉरेनर। मतलब ये हुआ बोलने का कि अगर इंडिया की टेरिटरी में चाहे इंडिया का सिटीजन कोई क्राइम करे, कोई भी एक्ट या ओमिशन करे जो कि कॉन्ट्रेरी है, अगेंस्ट है हमारे लॉ के, चाहे कोई फॉरेनर करे, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति, मान लो अमेरिका से आया है, यूके से आया है, जापान से आया है, अगर वो कोई भी कार्य इंडिया में करते हैं जो इंडिया के लॉ के अगेंस्ट है, तो उन सबको बीएनएस के अंतर्गत लायबल किया जाएगा। मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे कोई क्राइम करता हूं तो मेरे ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा, बीएनएस की एप्लीकेबिलिटी होगी, बीएनएस की जुरिसडिक्शन बनेगी। अगर कोई अमेरिकन, कोई यूएसए का, कोई यूके का, कोई जापान का फॉरेनर इंडिया में आता है तो यहाँ आके कोई क्राइम करता है, कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको भी पनिशमेंट होगी। अगर फिर चाहे मान लो कोई इंग्लैंड का बंदा है इंडिया में आता है, वो कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, पर वैसा एक्ट और ओमिशन इंग्लैंड में पनिशेबल नहीं है, इंग्लैंड में वैसे कार्य के लिए पनिशमेंट नहीं मिलती, तब भी वो लायबल होगा। वो ऐसी प्लीन ले सकता कि सर मैं तो फॉरेनर हूं, मेरे देश में तो ऐसा कोई क्राइम होता ही नहीं है, अब आपके देश में है मुझे पता ही नहीं था, हमारे देश में तो ऐसा कोई क्राइम ही नहीं है। वो ये प्लीन ले सकता अगर कोई भी व्यक्ति हमारी कंट्री में आता है, इंडियन टेरिटरी में आता है, अगर वो कोई क्राइम करता है, कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है जो इंडियन टेरिटरी के अगेंस्ट है, तो उसको हम लायबल करेंगे, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। फिर चाहे फॉरेनर है तो उसकी कंट्री में वो कार्य पनिशेबल है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया में लायबल होगा। यहाँ लिखा हुआ जो लास्ट में ना, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको जो लायबल किया जाएगा तभी किया जाएगा जब उसने क्राइम इंडिया के अंतर्गत किया हो, इंडिया के भीतर रहकर किया हो। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, गिल्टी विद इन इंडिया बोले मतलब ये हुआ यहाँ पे कि उसने क्राइम किया वो इंडिया में रहते हुए किया है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फॉरेनर है वो अमेरिका में जाके क्राइम कर रहा है तो विद इन इंडिया क्राइम नहीं माना जाएगा, तो बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं आएगी यहाँ पे। या फिर मान लो कोई इंडियन व्यक्ति है वो अमेरिका में चला गया, वहां क्राइम करता है, तो क्राइम विद इन इंडिया नहीं हुआ है ना, तो वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में केवल वो क्राइम आते हैं जो क्राइम इंडिया की टेरिटरी के अंदर होते हैं। अब बात आती है कि विद इन इंडिया में क्या क्या ऐड आएगा, विद इन इंडिया बॉर्डर्स में क्या क्या आएगा। तो जितना भी इंडिया का एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो सारा विद इन इंडिया होगा। उसे जियोग्राफिकल एरिया क्या, जो एयर स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल का एयर स्पेस होता है, पंजाब का एयर स्पेस होता है, जितना भी एयर स्पेस है अगर वहां भी कोई क्राइम होता है वो भी विद इन इंडिया ही आएगा, वो भी उसके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का कोई जहाज है वो इंडिया के एयर स्पेस से जा रहा है, एयर स्पेस इंडिया के ऊपर से निकलते हुए जा रहा है, अगर मान लो उस जहाज में उस टाइम पे कोई क्राइम हो गया जब वो इंडिया की टेरिटरी से जा रहा था, तो उस क्राइम के ऊपर भी बीएनएस अप्लाई होगा, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। तो इंडियन टेरिटरी विद इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, जो इंडिया का जितना भी एरिया है, समतल भूमि है, उसका एयर स्पेस है, इवन जमीन खोद दो उसके अंदर अगर क्राइम होता है तो वो भी इंडिया का ही जुरिसडिक्शन मानी जाएगी, वो भी विद इन इंडिया माना जाएगा। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर अमेरिका का जहाज, पाकिस्तान का जहाज इंडिया से गुजर रहा है, अगर वहां पे कोई क्राइम हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी बंदे हैं, अमेरिकन बंदे हैं, अगर इंडिया वहां क्राइम हो गया तो वो इंडिया की टेरिटरी में माना जाएगा, विद इन इंडिया माना जाएगा, और उसी के लिए बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दो फॉरेनर हैं, यूके के बंदे हैं, वो इंडिया में आते हैं, यहाँ पे इंडिया में लड़ पड़ते हैं और आपस में एक बंदा दूसरे को मर्डर कर देता है, दोनों फॉरेनर हैं, फिर भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्राइम हुआ है ना, तो बीएनएस अप्लाई होगा। ये सारी बातें इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर आने वाली हैं, क्योंकि आपको अच्छे से लिखनी है बनाकर। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से पहले मैं एक केस लो बताऊंगा आपको, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दिस इज वेरी लैंडमार्क केस लो। ये है 1957 का सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें क्या हुआ था ना, एक इंडिया का व्यक्ति था जो बिजनेसमैन था, और एक पाकिस्तान का व्यक्ति था
कराची में रहता था। इंडिया और पाकिस्तान के बंदे के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत क्या बोला, इंडिया का बंदा पाकिस्तान के बंदे को 5 लाख रुपए देगा और वो बंदा पाकिस्तान से कराची से चावल इंडिया में भेजेगा। तो पाकिस्तान का जो बंदा था उसने अपना एजेंट भेजा इंडिया में, पैसे ले लिए 5 लाख रुपए, और बाद में जो है किसी प्रकार के चावल नहीं भेजे, चावल कोई नहीं भेजा इंडिया में। तो इंडिया के बंदे ने केस कर दिया उसके ऊपर। समझ रहे हो बात को ना, इंडिया पाकिस्तान का केस है। एक बंदा कराची का था, उसके साथ इंडिया के बंदे की डील होती है 5 लाख रुपए की, और उसके बदले में चावल मिलेंगे, एग्रीमेंट हो गया। अब हुआ क्या कि कराची के बंदे ने अपना एजेंट भेजा इंडिया में कि आप जाइए और वहां से 5 लाख रुपए लेके आ जाइए। एजेंट गया, 5 लाख रुपए लेके आ गया, लेकिन कराची वाले बंदे ने चावल भेजे नहीं। तो इंडियन बंदे ने केस कर दिया। जब केस किया तो वो कराची वाला बंदा भाग गया, वो छिप गया इंग्लैंड में जाके। तो इंग्लैंड में छिप गया था, उसका लगा पता इंग्लैंड में है, तो उसके साथ इंग्लैंड के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का प्रोसेस फॉलो किया और उसको इंडिया में लेकर आ गए। तो कोर्ट ने बोला कि चाहे तूने अपना एजेंट भेजा था, तू कराची में बैठा हुआ था, कराची में बैठ के ही इंडिया में काम करवा रहा था, पर तू विद इन इंडिया ही माना जाएगा, क्योंकि तेरा बंदा यहाँ आके काम कर रहा था, तू आउट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। ये बीएनएस यहाँ अप्लाई होगा, ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगी इंडिया की, क्योंकि तू चाहे पाकिस्तान में क्यों नहीं था, पर तूने अपना एजेंट भेजा, और एजेंट हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, तेरे को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो तू लायबल होगा। इस केस में ये बात बोली गई। सारा कुछ इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में लिखना है। अब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, तो सिंपल सा मतलब यही है कि जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, ये हमारे इंडिया के ऊपर तो अप्लाई होता ही है। इंडिया में कोई क्राइम होगा तब तो अप्लाई होता ही है, पर अगर कुछ केसेस में इंडिया से बाहर कहीं क्राइम होता है तब भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद कर लो कि हमारे जो इंडिया का सिटीजन है, मान लो इंडिया का सिटीजन है, वो पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी जाता है, अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो बीएनएस अप्लाई होगा। इंडिया का मान लो कोई सिटीजन है, नागरिक है, वो अमेरिका में जाता है और वहां पे क्राइम कर देता है, तो हमारा बीएनएस अप्लाई होगा। ये बीएनएस अप्लाई होगा। इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहते हैं, अर्थात जो टेरिटरी इंडिया की है उसके बाहर भी अगर क्राइम हो रहा है तो बीएनएस अप्लाई होगा। लेकिन कब होगा? जब इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर जाके कहीं क्राइम कर देता है। अब मान लो इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर गया हुआ है, अगर उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका गया हुआ है और अमेरिका में जाके उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, उसके साथ मारपीट हो जाती है, तब बीएनएस अप्लाई नहीं होता। अब देखो सेक्शन 1 सब सेक्शन 4, पहले ये तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। मैंने यहाँ पे बेयर लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल भाषा में नोट्स जो हैं वो मैंने बना दिए हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में नोट्स हैं। वो नोट्स आप बाई भी कर सकते हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें अपने बना सकते हैं, नहीं तो बाई भी कर सकते हैं। खरीदना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 98 166 34 276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर 98 164 92 276, ये दोनों हमारे व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं 9816492276 9816634276। हमारे नोट्स पेड होते हैं, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लगभग हर सब्जेक्ट्स पे डिटेल में बड़े अच्छे से लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लेक्चर डाल दूंगा। जो मैंने बीएनएस के पहले लेक्चर यूट्यूब पे दिए हैं वो भी डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। प्लस जो हमारी एप्लीकेशंस के लिंक हैं, वेबसाइट का लिंक है, मैं वो भी डाल दूंगा, वो भी आप वहां से डाउनलोड करके जा सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको बाई करना हो बाई भी कर सकते हैं। अब देखो क्या बोला गया है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 बोलता है एनी पर्सन लाइबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। अब यहाँ लिखा हुआ एनी पर्सन, एनी सिटीजन नहीं लिखा हुआ, एनी पर्सन लिखा हुआ है, पर एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे केवल सिटीजन से ही है, सिटीजन से ही है, मतलब यहाँ सिर्फ सिटीजन की बात की जा रही है। तो बोला गया है कोई भी सिटीजन है इंडिया का, एनी पर्सन लाइबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति है जो कि इंडिया में जो लॉ लागू है उस लॉ के द्वारा वो डील किया जाता है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया,
तो अगर वो इंडिया से बाहर जाकर कोई क्राइम करता है तो उसको ट्रीट किया जाएगा shall be dealt with according to the provision of this संहिता। तो उसको इस संहिता के अनुसार ही रेगुलेट करेंगे। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी की गई है कि इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर जाता है और वहां जाके क्राइम करता है तो उसके ऊपर इंडिया की संहिता जो है भारतीय न्याय संहिता यही लागू होगी। फॉर एनी एक्ट committed beyond India in the same manner as such act have been committed within India। तो मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी, ये समझ आ भी गई हो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया ये केवल हमारे इंडिया के सिटीजन के लिए यूज किया गया है। यहाँ बोला है कोई भी व्यक्ति जो इंडियन लॉ के अंडर लाइबल होता है। अब इंडियन लॉ के अंडर लाइबल कौन होता है? इंडिया का सिटीजन ही होता है जनरली। तो जो इंडिया का सिटीजन है अगर वो इंडिया के बाहर जाता है और इंडिया के बाहर जाकर वो कोई क्राइम कमिट कर देता है देन दैट शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ बीएनएस। तो वो इस संहिता के अंडर ही लायबल होगा, अपने किए गए एक्ट के लिए वो इसी के अंदर लायबल होगा। कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, किस मैनर में? एज सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे कि वो इंडिया के अंदर ही किया गया हो, हमारे देश के अंदर ही किया गया हो। दूसरी बात जो है सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 है। अब सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 है, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है, ये थोड़ी एक्सटेंशन की बात कर रहा है, ये कुछ ज्यादा बातें बता रहा है। देखो, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ये बोलता है कि जो संहिता है ये वाली बीएनएस है, इसके प्रोविजन अप्लाई होंगे फॉर एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो कि किया जाएगा, पहली बात बोलिए, बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसका मतलब है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो इंडिया से बाहर जाकर कोई भी क्राइम करता है तो बीएनएस अप्लाई होगी। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये प्रोविजन है पूरा और जो ये प्रोविजन है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी यही बात बोली है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर जाकर क्राइम करता है तो बीएनएस अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको लायबल किया जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने इंडिया में रहते हुए क्राइम किया है। सेम बात ये बोली हुई है कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर जाकर बियॉन्ड की बात की जा रही है, अगर क्राइम करता है तो वो बीएनएस के अंदर लायबल होगा। दूसरा बोला हुआ है एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड वेयरएवर इट मे बी। बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी समुद्री जहाज में है या किसी हवाई जहाज में है, वहां बैठा हुआ है और वो क्राइम कर देता है, अगर वो समुद्री जहाज और हवाई जहाज इंडिया में रजिस्टर्ड है ना, उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो चाहे वो हवाई जहाज पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी हो, चाहे वो समुद्री जहाज पूरे वर्ल्ड में प्रशांत महासागर में हो, हिंद महासागर में हो, तब भी बीएनएस अप्लाई होगी। मतलब क्या हुआ, अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट है, वहां पे 2 अमेरिकन लोग बैठे हुए हैं, अब इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका में उड़ रहा है, अगर वहां क्राइम करता है, एक अमेरिकन जो दूसरे अमेरिकन को मार देता है, तब भी हमारा यहाँ पे बीएनएस अप्लाई होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है, एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे है इंडियन सिटीजन से और साथ में फॉरेनर से, चाहे उस शिप पर इंडियन सिटीजन बैठे हो, फॉरेनर बैठे हो, एयरक्राफ्ट में इंडियन सिटीजन हो, फॉरेनर हो, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, अगर वो शिप इंडियन रजिस्टर्ड है, चाहे पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी क्यों ना हो, फिर वो चाहे वो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी क्यों ना हो, ये बीएनएस अप्लाई होगा। तीसरा पॉइंट है एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कोई बंदा किसी प्लेस में बैठा हुआ है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, विदाउट इंडिया इंडिया में नहीं है, बियॉन्ड इंडिया इंडिया से बाहर है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, कोई भी व्यक्ति हैं जो इंडिया में नहीं बैठे हुए, इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं, वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, क्या ऑफेंस कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, जो इंडिया में कंप्यूटर्स हैं उनको टारगेट करना। मान लो 2 लोग हैं अमेरिका में बैठे हुए और वो इंडिया के कंप्यूटर्स को हैक कर रहे हैं, इंडिया के सिस्टम को हैक कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई होगा। फिर चाहे वो व्यक्ति जो है वो क्या है, एनी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी हो, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन क्यों ना हो, चाहे वो यूके के व्यक्ति क्यों ना हो, पाकिस्तानी क्यों ना हो, अगर वो इंडिया में जो कंप्यूटर है उनको टारगेट करेंगे, उनको हैक करने की कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई होगा। अब इतनी बात होगी, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट में, तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, ऑफेंस को डिफाइन करती है
ये बोलती है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। तो यहाँ पे ऑफेंस का मतलब है वो सारे एक्ट जो कि अगर इंडिया में होते हैं तो बीएनएस के अंदर पनिश्ड होते हैं। मतलब जो भी ऑफेंस बीएनएस में दिए गए हैं वो ऑफेंस का मतलब यहाँ पे लिया गया। ऑफेंस का मतलब वो है जो बीएनएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस दिए गए हैं। अब देखो आपने एक और सेक्शन याद कर लेना है कि कब बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 जो है ना ये बोलता है व्हेन द बीएनएस विल नॉट बी अप्लाइड केसेस वेयर द बीएनएस डज नॉट अप्लाई। कौन से केसेस हैं जहां बीएनएस अप्लाई नहीं होगा? तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 बोलता है कि अगर किसी मुद्दे पे कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है या फिर लोकल लॉ बना हुआ है। स्पेशल लॉ मतलब किसी मुद्दे पे इस पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है, जैसे कि एंटी करप्शन एक्ट बना हुआ है करप्शन के मुद्दे के लिए, चर्च वगैरह के लिए एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है, नारकोटिक साइकोट्रैफिक ड्रग्स वाला एक्ट बना हुआ है, जैसे कि बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होती हैं उसके लिए पोक्सो बना हुआ है। तो आप इनको स्पेशल लॉ बोलते हैं। लोकल लॉ का मतलब होता है ऐसे लॉ जिसे जो पर्टिकुलर एरिया के लिए बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए लॉ बना दिया, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट बना दिया। स्पेशल वो लोकल लॉ है, सिर्फ हिमाचल में अप्लाई होगा। स्पेशल लॉ पूरे इंडिया में अप्लाई होता है पर होता कुछ कुछ मैटर को लेकर ही है। जैसे पोक्सो केवल बच्चों से सेक्सुअल संबंधित ऑफेंस करता तब अप्लाई होगा। जैसे आपका एंटी करप्शन एक्ट करप्शन के मैटर को लेकर होगा। तो ये सेक्शन 1 से सेक्शन 6 में बोला गया है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है किसी मैटर को लेकर या लोकल लॉ बना हुआ है किसी मैटर को लेकर, फिर चाहे उन मैटर्स को लेकर उन ऑफेंसेस को लेकर बीएनएस में भी बोला गया है पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा बल्कि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करप्शन की बात करूं तो हमारी कंट्री में एक लॉ पास हुआ है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1961। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1961 पास हुआ था करप्शन को रोकने के लिए। अब करप्शन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास हुआ है पर करप्शन को रोकने के प्रोविजन बीएनएस के अंदर भी दिए गए हैं। पर जब कभी करप्शन का मैटर होगा तो बीएनएस अप्लाई नहीं होगा बल्कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि स्पेशल और लोकल लॉ को प्रिविलेज दी गई है बीएनएस के ऊपर। या फिर मानो डाउरी के प्रोविजन है, डाउरी के प्रोविजन जो है बीएनएस के अंदर दिए गए हैं, डाउरी को पनिश किया गया बीएनएस के अंदर भी, प्रोविजन बीएनएस के अंदर भी है। पर डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 अलग से बना हुआ है। तो जब कभी कोई डाउरी का केस आया तो डाउरी प्रोविजन एक्ट को फॉलो किया जाएगा, बीएनएस को नहीं फॉलो किया जाएगा। स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेंगे बीएनएस के ऊपर। तो ये बात भी अपने याद रख लेनी है। तो हमारा ये जुरिडिक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स देखिए अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ये नंबर है हमारे, इनमें मैसेज करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखवा दीजिए। आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या आप पंजाबी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखवा दीजिए, हम आपको वैसे ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हमने बाकी काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेक्चर बनाया है, हमने लॉ ऑफ टोर्ट के ऊपर लेक्चर बनाए हुए हैं, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर लेक्चर बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर लेक्चर बनाए हैं, बड़े सारे सब्जेक्ट पे लेक्चर बनाए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।